हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लैब असिस्टेंट के लिए आप लोगों के लिए मैं लेकर के आ रहा हूं केमिस्ट्री की क्लासेस। और केमिस्ट्री के अंतर्गत हम बात कर रहे थे पीरियोडिक टेबल, जो हमारी फर्स्ट यूनिट है उसके ऊपर। इससे पहले हम केमिकल इक्विलिब्रियम टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं। और इसके अंदर पीरियोडिक टेबल में हम पढ़ रहे थे परमाणु त्रिज्या में जो आवृत्तिता है उसके बारे में। और इसके अंदर मैंने बताया था कि किसी भी आवर्त में जब आप बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं तो नाभिकीय आवेश में होती है वृद्धि, और नाभिकीय आवेश में होने की वृद्धि के कारण जो है प्रभावी नाभिकीय आवेश जो है वो बढ़ेगा। और वो बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉनों का जो कोश है वो सिकुड़ेगा, और इलेक्ट्रॉनों के कोश के सिकुड़ने के कारण परमाणु त्रिज्या का मान जो है वो घटता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जा रहे हैं परमाणु त्रिज्या का मान घटता है। इसीलिए जो है आवर्त के अंदर सबसे बड़े तत्व कौन से होते हैं, तो सार धातु। और सार धातु कौन से हैं, तो हलीना की रबड़ी, सस्ती, फ्री, ये सबसे बड़े होते हैं। और हैलोजन परमाणु जो सबसे दाईं ओर हैं वो सबसे छोटे होते हैं। कौन, हीना, नेहा, करीना, जिनोन, रिडोन, ये वाले, ठीक है, उत्कृष्ट गैसें, सॉरी हैलोजन। समझ में आ गई बात। कौन से, अरे भाई ये बताओ, अरे बताओ बताओ बताओ। जो हमारा, अब देखो यहाँ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा आपके कि सर हैलोजन क्यों, जिनोन रिडोन वाला क्यों नहीं, मतलब हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रिडोन क्यों नहीं। वो इसलिए नहीं क्योंकि उनमें लगता है वांडरवाल फोर्स, और वांडरवाल फोर्स लगने की वजह से वो सबसे बड़े होते हैं, उनको आप जो है छोड़ दीजिए। उसके बाद में जो नंबर आता है वो आता है हैलोजन परिवार का। हैलोजन यानी कि फिर कल बार आई आंटी। समझ में आ गई बात। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और जो है आपका एस्टेटाइन। समझ में आ गई। चलिए फिर हमारे था कि किसी भी वर्ग में अगर आप जो है ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो मुख्य क्वांटम संख्या का मान बढ़ता है, और उसकी वजह से जो है परमाणु का साइज भी बढ़ता जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हलीना की रबड़ी, सस्ती, फ्री, इसका मतलब फ्री सबसे बड़ा है। फिर बेटा मांगे कार, स्कूटर, बापू राजी, तो राजी सबसे बड़ा है, ठीक है। बैंगन, आलू, गाजर इन थेला, यानी थेला सबसे बड़ा है। काशी गए संत प्रभु, तो यानी प्रभु सबसे बड़े हैं। और एनपीएस सब भिखारी, यानी भिखारी सबसे बड़ा है। ओएस से टीपो, यानी पो जो है वो सबसे बड़ा है, यानी पोलेनियम। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, यानी एस्टेटाइन सबसे बड़ा है। समझ में आ गई बात। ये था इनका सामान्य ट्रेंड, ठीक है। अब इसके अंदर जो है दोस्तों एक्सेप्शन भी होते हैं, लेकिन उन एक्सेप्शन के बारे में मैं एक साथ परमाणु त्रिज्या के, आयोनाइजेशन एंथैल्पी के, और हमारे इलेक्ट्रॉन बंधुता के, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, इनके जो भी एक्सेप्शंस है वो मैं एक साथ कवर करूंगा, ठीक है। तो उनको जो है अभी आपको टेंशन नहीं लेना है। चलिए अब जो है दोस्तों आप लिखेंगे न्यू आपका परमाणु त्रिज्या के बाद आयनिक त्रिज्या के बारे में। किसके बारे में, आयनिक त्रिज्या। समझ में आ गई बात। चलिए आयनिक त्रिज्या यानी आयनिक रेडियस, ठीक है। चलिए आयनिक रेडियस का मतलब क्या है। आयनिक रेडियस का मतलब केवल इतना है कि जो आयन है, आयन बन जाते हैं ना भाई, तत्व होंगे, वो जैसे ही अपना कोई इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो इस प्रोसेस से जो है क्या होगा दोस्तों, हमारे आयन बनेंगे। तो जो आयन है उस आयन के नाभिक यानी कि न्यूक्लियस तथा बाह्यतम कोश, ठीक है, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी को आयनिक त्रिज्या कहते हैं। समझ में आ गई बात। तो आयनिक त्रिज्या क्या होती है, आयन का जो नाभिक है और जो बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उन दोनों के मध्य की दूरी को हम क्या कहते हैं, आयनिक त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है दोस्तों अगर धनायन है, आयन जो है वो कौन सा हो जाए, धनायन, ठीक है।
तो अगर वो धनायन है तो हम कहेंगे कौन सी त्रिज्या, तो हम कहेंगे धनायनिक त्रिज्या। ठीक है, धनायनिक त्रिज्या। और अगर जो है वह हमारे कैसा है दोस्तों, आयन ऋणायन, यानी कि आयन अगर ऋणायन है, ऋणात्मक है, तो त्रिज्या कैसी हो जाएगी, ऋणायनिक त्रिज्या हो जाएगी। समझ में आ गई बात, कैसी त्रिज्या हो जाएगी, ऋणायनिक त्रिज्या। क्लियर है बात? ठीक है, तो आयनिक त्रिज्या क्या है, आयन के नाभिक और बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी, और धनायन है तो धनायनिक त्रिज्या, ऋणायन है तो ऋणायनिक त्रिज्या कहते हैं। समझ में आ गई बात। अब जो है इसके अंदर आप दो और पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट ये है कि जो धनायन होता है यानी पॉजिटिव जो है आपका आयन अगर कैसा है धनायन, तो आप लिखेंगे कि धनायन का आकार, जो पॉजिटिव आपका है उसका जो आकार होगा धनायन, पॉजिटिव चार्ज यानी धनायन का आकार अपने जनक यानी पेरेंट एटम से, जनक परमाणु से सदैव हमेशा ऑलवेज छोटा स्मॉल, ठीक है, छोटा होता है। क्लियर है ये बात? तो ये याद रखना है कि जो धनायन है, धनायन मतलब देखो ये कोई एक धनायन है M, और ये धनायन बन गया पॉजिटिव लगते ही, तो ये जो M प्लस है ये हमेशा M से क्या होगा, छोटा होगा। धनायन जो है अपने पेरेंट एटम से, अपने जो जनक परमाणु है उससे हमेशा छोटा होगा। अगर इसका एग्जाम्पल लें तो देखिए जैसे Na प्लस है और एक तरफ Na है, तो बड़ा कौन होगा, Na, बिल्कुल, क्योंकि Na का जो अगर हम बात करें तो कितनी होती है रेडियस 186 पिकोमीटर, जबकि Na प्लस की कितनी होती है 95 पिकोमीटर। समझ में आ गई बात? तो बड़ा कौन है, Na। तो हम ये कह सकते हैं कि धनायन का आकार हमेशा अपने पेरेंट परमाणु से अधिक होता है। साथ ही साथ ये भी बात याद रखना दोस्तों आप यहाँ पर कि आपके धनायन का आवेश बढ़ेगा, यानी कि जो धनायन है, जो आपका धनायनिक है, उसके ऊपर जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे दोस्तों धनायनिक त्रिज्या जो है, धनायनिक त्रिज्या वह क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो धनायनिक त्रिज्या का मान कम होगा। ये बात आपको याद रखनी है कि आपका धनायन के ऊपर जो आवेश है वो बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे उस धनायन का आवेश जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे धनायनिक त्रिज्या का मान कम होगा। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए आप, और एग्जाम्पल है आपके सामने कि एक है Na प्लस, एक है आपके पास Mg2 प्लस, और एक है आपके पास Al प्लस 3। तो सबसे बड़ा होगा Na प्लस, फिर होगा Mg प्लस, लेकिन Na प्लस भी बड़ा किससे, छोटा किससे होगा, Na से। समझ में आ गई बात? तो ये चीज़ याद रखनी है कि धनायन जैसे जैसे बढ़ेगा उसके ऊपर धनायनिक त्रिज्या का मान भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि धनायन के अंदर क्या होगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, और इलेक्ट्रॉनों की अगर कमी हो रही है तो हमारे जो जेड इफेक्टिव का मान है दोस्तों वह क्या होगा, अरे जेड इफेक्टिव का मान भी जो है क्या रहता है दोस्तों, वैसा का वैसा बना रहेगा। भाई देखो परमाणु क्रमांक थोड़ी चेंज होता है। अगर देखो इसको हम एग्जांपल लें तो सोडियम के अंदर क्या है, जेड 11, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कितने 11, जबकि सोडियम प्लस के अंदर प्रोटॉन यानी कि जेड परमाणु क्रमांक तो 11 ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन हो गए 10। तो जेड इफेक्टिव तो दोनों के लिए सेम है। भाई जो परमाणु नाभिकीय आवेश है वह तो सेम ही है, नाभिकीय आवेश तो दोनों का, और नाभिकीय आवेश अगर सेम है,
लेकिन इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन इधर कितने हैं 11, इधर कितने हैं 10। तो ज़्यादा अट्रैक्शन किधर होगा, अरे ज़्यादा अट्रैक्शन इधर हो जाएगा। अट्रैक्शन ज़्यादा अगर इधर है तो वो क्या करेगा, अपनी ओर बुला लेगा, यानी इलेक्ट्रॉनों के जो कोष है वो और ज़्यादा सिकुड़ जाएंगे, और सिकुड़ने से क्या हो जाता है, जो धनायन बनता है उसका आकार छोटा हो जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आप लिखेंगे कि जो हमारा ऋणायन होता है उस केस में क्या हो जाता है। तो अब जो है ऋणायन के लिए अगर हम लिखें तो आप लिखेंगे ऋणायन पर आवेश बढ़ेगा तो ऋणायनिक त्रिज्या का मान बढ़ेगा। समझ में आ गई बात। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास पॉजिटिव है तब तो क्या होता है दोस्तों, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है उसकी धनायनिक त्रिज्या कम होती है, लेकिन ऋणायन के अंदर क्या होता है कि ऋणायनिक त्रिज्या का मान बढ़ता है, क्योंकि जो ऋणायन है, ऋणायन अपने जनक परमाणु से हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है कि जो आपका ऋणायन है वह अपने जनक परमाणु से हमेशा बड़ा होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक है F माइनस, एक है F, तो बड़ा कौन होगा, F माइनस, क्योंकि F की जो है लगभग 71 या 72 पिकोमीटर होती है साइज, लेकिन इसकी होती है 136 पिकोमीटर। समझ में आ गई बात। तो यहाँ भी वही कारण है कि आपका जो F है फ्लोरीन है, इसका Z तो कितना रहेगा 9, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी है 9, लेकिन जैसे ही आपका F माइनस आया तो Z तो रहेगा 9 ही, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो हो जाती है 10। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने से क्या होगा, अट्रैक्शन कम होगा न्यूक्लियस के साथ, यहाँ पर इससे ज़्यादा होगा, तो यहाँ कम होगा, इस वजह से इलेक्ट्रॉन थोड़े से और फैलेंगे, मतलब उनका जो है क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण जो इलेक्ट्रॉनों के बीच है वो ज़्यादा हैवी होगा, तो इस वजह से उसका साइज जो है वो बढ़ जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, और आपको ये भी बता ही दिया कि जैसे जैसे आवेश बढ़ेगा वैसे वैसे ऋणायनिक त्रिज्या का मान जो है वो भी बढ़ेगा। अगर आप एग्जाम्पल लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि N-3 ज़्यादा बड़ा होता है O-2 से, और O-2 बड़ा होता है F-1 से। ठीक है, बाकी इनके जो एक्सेप्शन वगैरह है वो हम आगे अभी डिटेल में डिस्कस कर देंगे। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर है आप लोगों के लिए। चलिए अब बात करते हैं हम किसके बारे में दोस्तों, तो अब हम बात करेंगे किसके बारे में, सम इलेक्ट्रॉनिकीय श्रेणी के बारे में। सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी का मतलब है आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो। तो आप लिखिए सम इलेक्ट्रॉनिकीय श्रेणी। ठीक, तो सम इलेक्ट्रॉनीय श्रेणी क्या होती है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज होती है वे स्पीसीज या वे परमाणु। ठीक, तो वे स्पीसीज जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो सेम हो अगर, किंतु जो नाभिकीय आवेश है, नाभिकीय आवेश भिन्न नाभिकीय आवेश जो है वो भिन्न भिन्न हो तो क्या कहलाता है, सम इलेक्ट्रॉनिकीय
सम इलेक्ट्रॉनीय श्रेणी कहते हैं। ठीक है, सम इलेक्ट्रॉनीय श्रेणी कहते हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप लोगों के लिए? तो सम इलेक्ट्रॉनीय श्रेणी का मतलब क्या है कि वे स्पीसीज जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो किंतु नाभिकीय आवेश जो है वो भिन्न भिन्न हो। जैसे कि इसका एग्जाम्पल मैं आप लोगों के सामने अगर रखूं तो आप लिखेंगे एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल के अंदर मैं लेता हूं आप लोगों के लिए, देखिए आप ले लेते हैं F माइनस Na प्लस Mg+2, ठीक है, और आप ले लेते हैं Al+3, और हम ले लेते हैं क्या, तो हमारा O-2 N-3। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये हमने एक ले लिए कुछ एलिमेंट्स। अब इन एलिमेंट्स के अंदर अगर हम देखें तो आपको ये तो ऑब्वियस सी बात पता है पहले तो कि भाई F माइनस इज लेस देन O-2 इज लेस देन N-3, और इनका ये पता है कि सोडियम प्लस बड़ा है Mg+2 से, Mg+2 बड़ा है Al+3 से। ठीक, तो एक श्रेणी तो यहाँ ये बन रही है और एक श्रेणी ये बन रही है, और आप अगर देख पा रहे हो तो इन सभी में 10 इलेक्ट्रॉन ही है। क्यों? F माइनस यानी कि 9 और 1 10, फिर Na प्लस यानी 11 में से 1 गया, फिर Mg यानी कि 12 में से 2 गए, फिर Al+3 यानी 13 में से 3 गए, O-2 यानी कि वो 8 और 2 जुड़ गए, और फिर N-3, N का होता है 7 और 7 और 3 10। ठीक है, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज तो बन गई है। अब ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, आप लोगों को खुद को भी ये पता है कि भाई साहब जो है नेगेटिव वाले हैं, ये पॉजिटिव वाले, इनका ऑर्डर तो निकल गया, लेकिन अब ये बड़े होंगे या ये अगर हमें पता लगाना हो तो हम जो है फिर वही कॉमन वाला जो है हमारा रूल, पहले जैसे कि आवर्त में आप बाईं ओर से दाईं ओर जा रहे हो तब क्या होता है, तो बताओ ये कैसे आएंगे सीरीज में। देखो फ्लोरीन है, देखो इधर देखो आवर्त सारणी देख लो एक बार, इधर देखो, इन सब की स्थिति देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा हमारे लिए। हम इसको विजुलाइज करना चाहते हैं ताकि हमारे इससे जो क्वेश्चन आए वो गलत नहीं हो। देखो ये आ गई सीरीज, इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारा फ्लोरीन है, ये रहा 9 नंबर पे इधर, ठीक, फिर ऑक्सीजन है इधर, फिर है नियॉन नाइट्रोजन इधर, और जो दूसरे हमने लिए वो कौन से लिए हैं, तो सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है। ठीक, आपको पता है जैसे जैसे हम वर्ग में नीचे आते हैं साइज क्या होती है, बढ़ती है या घटती है, तो साइज नीचे आने पर बढ़ती है। ठीक, लेकिन जैसे जैसे हम दाईं ओर जाते हैं तो आकार क्या होता है दोस्तों, दाईं ओर जाने पर आकार जो है वो क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है या घटता जाता है, तो घटता जाता है। ठीक, तो इन दोनों के गुणों को अगर हम मिलाकर देखें तो हमारे जो ऑर्डर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, देखिए दोस्तों इसके अंदर, और वो ऑर्डर हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक मिनट, बहुत आगे आ गए थे। अच्छा ये देखो, तो जब इन दोनों सीरीज का अगर हम ऑर्डर निकालें तो हमारे ऑर्डर आ जाएगा N-3 ग्रेटर देन O-2 ग्रेटर देन F- ग्रेटर देन सोडियम प्लस ग्रेटर देन Mg+2 ग्रेटर देन Al+3। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आप लोग याद रखेंगे, ये सीरीज जो मैंने लिखवाई है N-3 इज ग्रेटर देन O-2 इज ग्रेटर देन F- इज ग्रेटर देन Na+ इज ग्रेटर देन Mg+2 इज ग्रेटर देन La+3, ये याद रखना है। ठीक है, इसके साथ साथ और भी आप अगर लिखना चाहें तो दूसरा आप ये सीरीज लिख सकते हैं कि H- इज ग्रेटर देन हीलियम, हीलियम इज ग्रेटर देन लिथियम प्लस इज ग्रेटर देन बेरिलियम+2, बेरिलियम+2 इज ग्रेटर देन बोरोन +3। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। बाकी इसके बारे में जो भी इसके एक्सेप्शंस वगैरह है और जो इंपॉर्टेंट ज़्यादा और एग्जांपल्स है उनको तो मैं पूरा एक वीडियो बड़ा लेकर आऊँगा ना, उसमें आयनाइजेशन वगैरह सबके एग्जाम्पल और एक्सेप्शंस हम कवर कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारे परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या जो है वह कंप्लीट होती है।
और अब हमारे नेक्स्ट जो हमारे को प्रॉपर्टी पढ़नी है, जिस नेक्स्ट गुण के बारे में हमें बात करनी है, वो आ जाता है आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा। तो आप टॉपिक डालेंगे आयनन ऊर्जा। ठीक है, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? आयनन ऊर्जा के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि आयनन एंथैल्पी के बारे में बात करने वाले हैं। और इसे जो है आयनन एंथैल्पी, आयनन एनर्जी या फिर आप जो है आयनन ऊर्जा, कुछ भी कहिए, शॉर्ट फॉर्म में इसे लिखा जाता है हमेशा IE। और अगर ऐसे नहीं दिखा है तो आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि ऐसा अगर आ रहा है तो हम जो है इसका मतलब समझेंगे आयनन ऊर्जा। ठीक है, अब आयनन ऊर्जा की हम लिखेंगे डेफिनेशन। तो आयनन ऊर्जा का मतलब क्या है? आप लिखेंगे डेफिनेशन कि किसी विलगित गैसीय परमाणु। अब ये विलगित वगैरह क्या है सर? अरे टेंशन ही मत ले, सिर्फ इतना याद रखो कोई भी एक परमाणु है बस। ठीक है, परमाणु से उसकी तलस्थ अवस्था यानी कि ग्राउंड स्टेट। ठीक है, इसको मैं इंग्लिश में लिख दूंगा तलस्थ अवस्था। तलस्थ अवस्था का मतलब क्या है? तलस्थ अवस्था का मतलब है ग्राउंड स्टेट। ठीक है, ग्राउंड स्टेट के बाह्यतम कोश, यानी कि जो एकदम आउटर सेल है उसके बारे में। बाह्यतम कोश में से सबसे ढीले बंधे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो आयनन ऊर्जा का मतलब क्या है? आयनन ऊर्जा का केवल मतलब इतना है कि आपके पास में, देखिए मैं डायग्राम के माध्यम से और रिप्रेजेंट कर देता हूं कि कोई एक परमाणु है, ये रहा सपोज करो। ठीक, इसका ये है न्यूक्लियस और ये इसकी दो कक्षाएं मान लो सिर्फ। ठीक है, अब इन दो कक्षाओं में यहाँ मान लो एक इलेक्ट्रॉन E है, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर इसमें मान लो कई सारे ऐसे जो है 8 होने चाहिए, तो हम मान लेते हैं अभी 4 ही है हमारे पास। ठीक है, तो ये 6 यानी कार्बन को अगर ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो देखिए किसी भी विलगित गैसीय परमाणु से उसकी तलस्थ अवस्था का मतलब है केवल इतना ग्राउंड स्टेट के अंदर, यानी कि जब उसका एक भी इलेक्ट्रॉन इधर उधर कहीं नहीं है, वो एकदम सीधा शांति से बैठा हुआ है, तब उसको कहा जाता है ग्राउंड स्टेट, तलस्थ अवस्था। और तलस्थ अवस्था के अंदर बाह्यतम कोश में, जो ये बाह्यतम कोश है, यहाँ जो ये 4 इलेक्ट्रॉन है, इसमें से मान लो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ देखो इन दोनों के बीच अट्रैक्शन होगा, तो उस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए और इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ लाने के लिए, मान लो यहाँ लाना है, तो इस इलेक्ट्रॉन के इस बॉन्ड को तोड़ करके इसको यहाँ लाने के लिए जो ऊर्जा दी जा रही है आपके द्वारा, आप क्या करोगे? यहाँ एनर्जी दोगे। तो जो आपने ऊर्जा दी है उस ऊर्जा को कहा जाता है आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा। समझ में आ गई बात? तो आयनन ऊर्जा क्या है कि आप जब किसी परमाणु, किसी भी एटम या किसी भी तत्व, जैसे कि ये M है तो ये गैसीय अवस्था में था, इसमें आपने क्या करा? ऊर्जा दी और इसको आपने कन्वर्ट कर दिया किसमें? M+ के अंदर, यानी आपने एक इलेक्ट्रॉन इसका निकाल दिया। अब ये M+ से जो आपकी ये ऊर्जा निकली थी, इस ऊर्जा जो आपने दी थी, इसी को तो हम कह रहे हैं आयनन ऊर्जा, आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब ये आगे से आगे चलती रहती है, जैसे M+ से
आपने ऊर्जा दे दी m+ यानी एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद वापस आपने ऊर्जा दी तो एक और इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो ये हो गए आपके 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये जो पहली ऊर्जा दी गई थी, अरे जो ये पहली ऊर्जा दी गई थी इसको कहते हैं आयनाइजेशन फर्स्ट। ठीक, आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। ये जो दूसरी बार ऊर्जा दी है इसको कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकेंड। समझ में आ गई बात? ठीक है, क्लियर है। तो ये है आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट। फिर जब दूसरा इलेक्ट्रॉन के लिए आपने दी तो दूसरी, और जब आप तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए यानी 2 निकल चुके हैं फिर भी आपको शांति नहीं है, आप चाहते हो मैं और ऊर्जा दूं और हमारा जो है क्या हो जाए, एक और इलेक्ट्रॉन निकल जाए। तो ये एक और इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो जितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी उसे हम कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी थर्ड। समझ में आ गई बात? तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है उसका ऑर्डर आपको दिखा कि भाई पहले एक इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए एक बार ऊर्जा दी, दूसरा निकालने के लिए दूसरी ऊर्जा दी, तीसरा निकालने के लिए तीसरी ऊर्जा दी, और जब आप ये ऊर्जा देते जाते हो तो इस ऊर्जा के अंदर मानों के अंदर भी कुछ परिवर्तन होता है, और वो परिवर्तन कुछ इस प्रकार से होगा कि आपकी जो आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड है वो हमेशा आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड से ज़्यादा होगी, और आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड जो है वो फर्स्ट से ज़्यादा होगी। कहने का मतलब केवल इतना समझाना चाहता हूँ मैं यहाँ कि आपके जब एक परमाणु से आपने एक ऊर्जा निकालने की सोची तो जो आपने ऊर्जा दी थी, सपोज करिए वो ऊर्जा आपने दे दी कितनी, अरे आपने दे दी 2 जूल। कितनी दे दी? 2 जूल। तो जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आपको 2 से ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, 2 जूल से ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। 2 जूल से कम ऊर्जा के अंदर आपका काम नहीं होगा। और जब आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल चुके 2 जूल से ज़्यादा दे करके, तो जब आप तीसरे जूल में दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने चले तो तीसरा इलेक्ट्रॉन जब निकालोगे तो तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालते वक्त आपको क्या करना पड़ेगा, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालते वक्त आपको और ज़्यादा मतलब जो 2 से ज़्यादा दी थी और उससे भी ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। और जब आप चौथा इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे तो 3 से भी ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी आएगी। मतलब ये ऑर्डर जो है आगे से आगे बढ़ता रहता है। समझ में आ गई बात? तो आयनाइजेशन एनर्जी का जो ऑर्डर है वो क्या होगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। समझ में आ गई? ठीक है, चलो अब आप लिखेंगे दोस्तों, ये जो आयनाइजेशन एनर्जी आप लिख रहे थे इसका मात्रक क्या होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ मैंने ऐसे ही बनाया था समझाने के लिए कि बाहर आ रहा है, ठीक, इसको बाहर ही रखो। अब तो इसका जो मात्रक है या इसकी जो इकाई है वो क्या है, तो आप यहाँ लिख लीजिए इकाई, और इसकी जो इकाई है वो है आपके क्या दोस्तों, किलो जूल प्रति मोल। ठीक है, कितनी है, किलो जूल प्रति मोल। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो आयनन ऊर्जा क्या है, बोलो रे जल्दी से एक बार। जब आपके पास कोई गैसीय परमाणु है उसकी तलस्थ अवस्था से जब आप बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा दे रहे हो उसे कहते हैं आयनन ऊर्जा। और जब आयनन ऊर्जा निकाल रहे हो तो उस एक क्वांटिटी निकल रही है, उसका मात्रक होना जरूरी है, तो इसका मात्रक होता है किलो जूल मोल इनवर्स। और जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं पहला इलेक्ट्रॉन तब दी जाती है आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो सेकेंड, थर्ड देते हैं जब थर्ड। और इनका ऑर्डर क्या होता है, थर्ड सबसे ज़्यादा होती है, सेकेंड उससे कम, फर्स्ट उससे भी कम। समझ में आ गई? चलो बढ़ते हैं अब आगे की ओर। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि आयनन एनर्जी को जो प्रभावित करने वाले कारक है उनके बारे में। जैसे हमने बात करी थी परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में, वैसे ही पूरी डिटेल में आज हम बात करने वाले हैं आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। तो अब आप लिखेंगे दोस्तों आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। तो लिखिए आयनन ऊर्जा को प्रभावित
करने वाले कारक। ठीक है, तो आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाला सबसे पहला अगर कारक की बात की जाए तो सबसे पहला कारक आ जाता है आप लोगों के प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश यानी कि जो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश जो है उसके और आयनाइजेशन एनर्जी के बीच में कैसा संबंध होता है? तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? जेड इफेक्टिव के। समझ में आ गई बात? तो आप ये कह सकते हो कि प्रभावी नाभिकीय आवेश जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वो जैसे जैसे प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा वैसे वैसे आपके जो है आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ती है। ठीक, चलो नेक्स्ट आ जाता है सेकंड कारक। तो सेकंड कारक है परमाणुवीय आकार यानी परमाणु त्रिज्या। तो परमाणुवीय आकार, ठीक है, तो परमाणुवीय आकार जो है उसके और आयनाइजेशन एनर्जी के बीच में क्या संबंध है? तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? अरे वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है परमाणु आकार के, या फिर हम ये कह सकते हैं परमाणुवीय आकार के। क्लियर है बात? परमाणुवीय आकार के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कौन? आयनाइजेशन एनर्जी। चलिए थर्ड पॉइंट आ जाता है हमारा कौन सा? मुख्य क्वांटम संख्या यानी एन की संख्या। जो एन है आपका प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, उसके बारे में कोषों की संख्या। ठीक, तो मुख्य क्वांटम संख्या। अब ये मुख्य क्वांटम संख्या किस प्रकार से आयनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड है? तो आप ये बात सीधा याद रखेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एन के, यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे आपके मुख्य क्वांटम संख्या का मान बढ़ेगा वैसे वैसे आपके आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक, फिर आपके भेदन समता। तो भेदन समता के बारे में बात करें और भेदन समता का मतलब क्या है इसको पहले समझेंगे। तो भेदन समता का मतलब होता है दोस्तों आपके कि किसी भी कक्षक के अंदर आपका जो है आप किस प्रकार से उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं, कितने मतलब जो है उसके नाभिक की ओर आकर्षित करने की प्रकृति कितनी है इलेक्ट्रॉन को उस कक्षक के लिए। ठीक है, तो आपको बता दूं दोस्तों जो एस कक्षक होता है उसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है इन चारों के चारों में। किसमें मतलब? तो एस की सबसे ज़्यादा, फिर पी की, फिर डी की, फिर एफ की। इसका मतलब क्या है कि सबसे ज़्यादा आपके जो है क्या होगा आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर किसमें होगा? एस में, फिर पी में, फिर डी में और फिर एफ में। तो आप ये कह सकते हैं कि भेदन क्षमता का मतलब ये है कि नाभिक की ओर आकर्षित करने की जो प्रकृति है इलेक्ट्रॉन की वो किसमें कितनी ज़्यादा होती है। ठीक, तो एस में ज़्यादा होती है, फिर पी में, फिर डी में, फिर एफ के अंदर। चलो नेक्स्ट फिफ्थ कारक कौन सा है? तो फिफ्थ कारक आ जाता है दोस्तों आप लोगों के अर्ध यानी कि हाफ फील्ड अर्धपूरित या फिर अर्धपूरित हो या आप जो है ये कह सकते हैं कि पूर्ण पूरित। तो अर्धपूरित या पूर्ण पूरित। तो अर्धपूरित या पूर्ण पूरित अगर कक्षक है तो उनका स्थायित्व तो आपको पता ही है ज़्यादा होता ही है। तो ऑब्वियस सी बात है कि P6 के लिए जो है आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, फिर आपके किसके लिए होगी? P3 के लिए, और उसके बाद किसी के लिए भी जैसे P1 P2 के लिए, P4 के लिए, ठीक है, P5 के लिए। लेकिन अर्धपूरित हो या पूर्ण पूरित हो तो ज़्यादा एनर्जी जो है देनी पड़ती है। तो जब आपका P6 है यानी फुल फील्ड है तो वो इलेक्ट्रॉन त्यागना ही क्यों चाहेगा? जब भाई आप ये बताओ कि किसी के पास में इतना पैसा है कि वो लोगों को दान में बांटे, तो वो कहीं पर जाकर के काम करेगा क्या? नहीं करेगा। ठीक है,
तो इसलिए जैसे कि हमारे ही मैं एग्जांपल दूं मेरा, तो मेरे को कोचिंग कहती है कि आप हमारे यहाँ पढ़ाओ, लेकिन जब मेरे पास जॉब है और मैं पढ़ा रहा हूँ, यूट्यूब पे बच्चे पढ़ रहे हैं, आपका प्यार मिल रहा है, तो मैं क्यों कहीं और जाऊँगा। वैसे ही जब आपका फुल फील्ड है या हाफ फील्ड अगर है कक्षक, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन क्यों त्यागेगा, क्यों त्याग करके जो है अपने खुद के सिर पर कुल्हाड़ी मारेगा, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारता कोई। इसलिए अर्धपूरित या पूर्णपूरित है तो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर जो है क्या होता है, P6 में ज़्यादा, फिर P3, फिर P4 या P5 जो भी है, ठीक। फिर आपका परिरक्षण प्रभाव, आपको पता ही है परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, पूरा डायग्राम से जो है मैं समझा चुका हूँ। तो यहाँ केवल आप इतना समझा रहा हूँ कि इसका आयनाइजेशन एनर्जी से किस प्रकार लिंक है, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू परिरक्षण प्रभाव, ठीक है। मतलब जैसे जैसे आपके आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी वैसे वैसे परिरक्षण प्रभाव घटेगा, या हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे परिरक्षण प्रभाव बढ़ेगा वैसे वैसे आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या होगी, घटेगी। एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ये, ठीक। चलो नेक्स्ट हमारा आ जाता है सेवंत कारक, और सेवंत कारक है कि आपका आयन के ऊपर, आयन पर कुल आवेश कितना है, कुल आवेश कितना है, उसके ऊपर भी आयनाइजेशन एनर्जी या फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है डिपेंड करती है। तो कैसे डिपेंड करती है आपको बता दूं, जिसके ऊपर जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है वह उतना ही ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर, मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी लेगा, ठीक है। तो ये देख लो, ये है डायरेक्ट मैंने लिख दिया IE यानी आयनाइजेशन एनर्जी का कर्म। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी का कर्म जो है वो किस प्रकार होता है, M4 प्लस इज ग्रेटर देन M3 प्लस इज ग्रेटर देन M2 प्लस इज ग्रेटर देन M+1, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो आवेश जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज लेकर के बैठा है वो उतनी ही ज़्यादा क्या लेगा, आयनाइजेशन एनर्जी भी लेगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। क्लियर है आप लोगों के ये। चलिए अब दोस्तों जो है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसको जो है टाटा बाय बाय कर दे इस चैप्टर को ही, ठीक है। चलिए लव यू ऑल ऑफ यू, एंड अपना प्यार जो है इसी तरह बनाए रखिए, बस आपके प्यार से ही हमें तो खुशी मिल रही है। अरे क्या कमाऊं पैसे किसी से, अरे क्या करूंगा पैसों का जब आपका प्यार इतना है। मुझे पता है जब मैं पैसे मांगूंगा तो आपका प्यार फीका पड़ जाता है, इसीलिए तो नहीं मांगता, इसीलिए तो कह रहा हूं कि पूरा कोर्स फ्री में पढ़ो, चिल मार के पढ़ो, बस अपना सिलेक्शन करवा देना, और आपने सिलेक्शन करवा दिया ना तो भाई साहब बस उसके अलावा मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, ठीक है। उससे ज़्यादा फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए, उससे ज़्यादा खुशी जो है मुझे कहीं और नहीं मिलने वाली, ठीक। चलिए लव यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।